हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फिजिक ओवर्स में। और आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली 3-4 क्लास से हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम जान रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है, रॉड है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, कैसे कैसे केसेस उसमें हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर निकालना है, उसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। जुड़े रहें लास्ट तक, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर ध्यान देते हैं। तो भाई क्या है, पहले एक हम क्या बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे। तो मान लीजिए एक रिंग हम मान लेते हैं भाई साहब, ये क्या है, ये एक रिंग है। एक मिनट, ये क्या है, ये एक रिंग है। ये मान लो ये इसका सेंटर है, ये मान लो क्या है, इसका सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो भाई साहब ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया। इसका सेंटर मान लो, इसका जो रेडियस मान लो आर मान लो, सेंटर इसका ओ मान लो। इसका रेडियस कितना है रिंग का, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। मान लो इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, तो इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है Q, जो कि कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग के ऊपर। कितना चार्ज मान लिया हमने, Q इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग। Q क्या है, Q टोटल चार्ज है किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। रिंग का रेडियस कितना है, R है। अब हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है, इसके एक्सिस पर। ही इसका एक्सिस है भाई, इस एक्सिस पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर मैं ये कोई पॉइंट ले रहा हूं P, अगर मैंने ये कोई पॉइंट लिया है जिसको मैं P बोल देता हूं, तो इस पॉइंट P पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है साहब। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था, मैंने ये बताया था कि भाई हम ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं जानते, बट हम पॉइंट चार्ज के बारे में जानते हैं। जब पॉइंट चार्ज के बारे में जानते हैं तो क्या करेंगे, इस रिंग को छोटे 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 पॉइंट चार्ज में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। फिर उन सबको जोड़ देंगे, जोड़कर जो आएगा वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो वही करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं इस रिंग को तोड़ना। तो मैंने जब इस रिंग को तोड़ा, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लिया। ये मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया यहाँ पर, और इस छोटे से पार्ट का चार्ज मैंने छोटू सा चार्ज मान लिया DQ। इसका छोटू सा चार्ज मान लिया क्या, DQ। अब इस छोटू से चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट P पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। ये हो गया छोटू से चार्ज DQ की वजह से छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। क्लियर है बात। इस DQ की वजह से इस पॉइंट P पर DE इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता हुआ रहेगा। क्लियर है साहब, ठीक है। अब क्या करें, क्या अब हम इंटीग्रेशन कर दें, क्या अब हम यहाँ पर ऐड कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, अब हम चेक करेंगे। पहले अब हम चेक करेंगे, क्या अगर मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूं तो क्या इस वेक्टर की, यहां पर कौन है वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्या इसका डायरेक्शन अभी भी सेम रहता है या चेंज होगा। अगर सेम रहता है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, मतलब इंटीग्रेशन कर दो। बट अगर इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर हमें उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उन कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। मैं इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक और छोटा सा चार्ज ले लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ DQ चार्ज का। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे भाई साहब, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का लॉन्ग होगा। पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इसको रिपेल करता हुआ फोर्स लगेगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो DE हो गया इधर की तरफ। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो जाती है अभी हमसे गड़बड़ ये हो जाती है कि अगर हम डायरेक्शन चेक ना करते कि भाई इनके डायरेक्शन अलग अलग हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ऐड कर दे और हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट चेंज करता हूं तो उस एलिमेंट को चेंज करने की वजह से यहाँ पर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फिर हमें वेक्टर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेक्टर इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते, बट हम ये जानते हैं कि अगर मैं इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूं तो फिर मैं इनको अलग अलग ऐड कर सकता हूं। तो अगर मैं इनके कंपोनेंट ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं मान लेता हूं ये जो एंगल है यहाँ पर कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा।
ये क्या है, ये अपना एक्सिस है रिंग का, ये क्या है, ये रिंग का एक्सिस है। अब एक चीज देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस DE को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं। एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस बनेगा इस वाले DE का, क्या हो जाएगा अलोंग द एक्सिस, ये हो जाएगा DE cos थीटा। ठीक है साहब, इसका DE का अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द राइट एक कंपोनेंट आया DE cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जिसको मैं क्या लिखूंगा, DE sin थीटा। क्लियर है मेरे भाई बात। उसके बाद इसको भी हम ब्रेक कर देंगे। अब इस DE का भी कंपोनेंट बनेगा, इस DE का भी एक कंपोनेंट तो अलोंग द एक्सिस आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे DE cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा इस कंपोनेंट के, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि होगा DE sin थीटा। कितना हो जाएगा, DE sin थीटा। क्लियर है। अब अगर मैं DE लिखता हूं कि ये DE होगा कितना, ये DE का वैल्यू होगा कितना, चार्ज कितना है DQ। अगर मैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, तो हमें याद है ये होता था KQ/R²। कितना होता था, KQ/R², चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहां पर देखो, इस चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। अगर ये x है और ये r है मेरे भाई, अगर ये r है और ये x है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये अपना राइट ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा, देखो तो ये राइट ट्रायंगल अगर बन रहा है, ये x है मेरे भाई और ये r है, तो ये कितना होगा बोलो, ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। और अगर ये हाइपोटेनस है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √r² + x²। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये हो गया √r² + x²। मतलब इस एलिमेंट DQ से इस P का डिस्टेंस बना कितना, √r² + x²। उसी तरीके से इस वाले एलिमेंट से इस पॉइंट P का भी डिस्टेंस ये कितना बनेगा, ये भी √r² + x² बनेगा। तो डिस्टेंस मुझे मालूम है, चार्ज मुझे मालूम है, क्या मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इस DE को लिखूंगा K, अब Q कितना हो गया अपना, DQ/r²। r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज विच इज √r² + x²। तो यहां लिख देता हूं मैं √r² + x² का होल स्क्वायर। तो ये DE कितना बन गया, तो भाई साहब ये जो DE का वैल्यू मेरे पास आया, ये आया KdQ/r² + x²। ठीक है साहब, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। ये जो DE है इसका वैल्यू कितना है, KdQ/r² + x²। ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, मैंने ये जो दो अपोजिट एलिमेंट लिए, इनके दो कंपोनेंट आए, दोनों के एक एक कंपोनेंट DE sin थीटा और DE sin थीटा, जो कि क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये जो एंगल है थीटा थीटा, ये सेम है। अब अगर ये एंगल सेम है तो साइन थीटा का वैल्यू सेम होगा, DE दोनों जगह वैल्यू सेम होगा। तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है DE sin थीटा, जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है DE sin थीटा, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ किधर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अलोंग द एक्सिस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन कंपोनेंट की वजह से होगा, D cos थीटा। क्लियर है बात। अब हर एक एलिमेंट का जो अपोजिट एलिमेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। उन सभी के जो अलोंग द एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सब ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, तो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ DE cos थीटा की वजह से होगा। तो अब इन्हें ऐड कर देना, ऐड करना है तो क्या करना है, यहां पर इंटीग्रेशन। तो क्या लिखूंगा मैं, DE cos थीटा। DE का वैल्यू मैं लिख चुका हूं, तो यहां पर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। DE का वैल्यू लिखेंगे KdQ/r² + x²। ठीक है साहब। बचा क्या, cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू लगाओ, देखो ये ट्राइंगल बनाया था हमने, यहां पर ये एंगल मैंने थीटा लिया है। यहां से अगर मैं cos थीटा लिखता हूं मेरे भाई, तो cos थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के बराबर में बेस, 90 के सामने हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना बेस x अपॉन में हाइपोटेनस √r² + x²। तो cos थीटा का वैल्यू भी मेरे पास आ गया, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ लगा दो। तो ये वैल्यू कितना होगा, ये होगा अपना x अपॉन √r² + x²। क्लियर है। अब देखो
ये हो जाएगा ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के एक्स डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है सर, अब इंटीग्रेशन करना है। अब एक चीज देखो, के तो ये कांस्टेंट है ही, आर भी फिक्स है, रिंग का रेडियस है वो फिक्स ही है। अब ये एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है वो हमें देखना। अब अगर मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, इस चीज को समझो, अगर मैं इस पॉइंट पी को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं इस पॉइंट पी पर, तो मैं मूव कहां कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं इसके ऊपर, इस रिंग के ऊपर। ऐसे समझो, अगर ये मेरा हाथ है और मैं यहां पर, ठीक है, रिंग के इस एंड पर, और ये मेरा पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब अगर मैं रिंग पर घूम रहा हूं, अगर मैं रिंग पर घूम रहा हूं, तो भाई ये तो फिक्स हो गई ये डिस्टेंस, ये फिक्स है, इसका मतलब ये जो इसका सेंटर होगा, ये वाली जो डिस्टेंस बन रही है एक्स भी तो फिक्स है। तो मतलब ये जो एक्स हो गया है ये अब अपना क्या हो गया, फिक्स हो गया। इस पॉइंट पर निकालना है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम मूव कहाँ कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं इस रिंग के ऊपर। ये हमारा जो डिस्टेंस है एक्स फिक्स है, मतलब ये के भी फिक्स हो गया, एक्स भी फिक्स हो गया, आर भी फिक्स है, एक्स स्क्वायर भी फिक्स है। तो इसमें वेरी क्या कर रहा है हमारा डी क्यू। तो क्या लिखेंगे हम, के एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो बाहर आ गया और ये हो गया इंटीग्रेशन डी क्यू। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, डी क्यू मतलब छोटे छोटे चार्ज, और जब तुम ये छोटे 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 सारे चार्ज ऐड कर दो रिंग के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल चार्ज, एंड टोटल चार्ज इज द क्यू। सो ई नेट विल बी कितना हो जाएगा, के, इसकी जगह क्या लिख देंगे, क्यू, कैपिटल क्यू, एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैविंग टोटल चार्ज q एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग के एक्सिस पर, x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो होगा के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहेगा। क्लियर है बात। अगर ये पॉजिटिव है, अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हुए होगा, चाहे आप इस साइड पर देखना चाहे आप इस साइड पर देखना, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर जाते हुए होगा, है ना। अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखते हैं Q0, तो ये तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो जिधर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उधर ही डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हुए। अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, टुवर्ड्स द रिंग होता, इधर भी क्या होता, टुवर्ड्स द रिंग होता। क्लियर है बात। चलिए, ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से होगा कितना। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ भी समझते हैं इसका फटाफट से। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं, है ना। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सॉरी कितना होगा, तो ये होगा के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन आप रिंग का चार्ज देखकर बता सकते हो। अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों तरफ दूर जाता हुआ, नेगेटिवली चार्ज है तो दोनों साइड से रिंग की तरफ आते हुए रहेगा। अच्छा चलो जी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें हम ग्राफ देखते हैं कि जो ग्राफ होगा अपना ई वर्सेस एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ई वर्सेस एक्स का ग्राफ जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि यहीं पर रिंग है, ये अपना रिंग है ना, ये इसका सेंटर है जहां हमने ओरिजिन रखा है, ये पॉजिटिवली चार्ज अपना रिंग है। ठीक है जी भाई साहब। अब क्या होता है, अब अगर मैं यहाँ पर जो चार्ज है, अगर मैं बहुत पास में आ जाता हूँ रिंग के, अगर मैं रिंग के बहुत पास में आ जाता हूँ, वेरी क्लोज टू द रिंग, जब हम रिंग के बहुत ज़्यादा पास में होंगे तब बताओ क्या होगा। जब मैं रिंग के बहुत ज़्यादा पास में हूँ, ये रेडियस हो गया, और जब मैं बहुत ज़्यादा पास में आ गया रिंग के, तो भाई जो x का वैल्यू है वो r से छोटा होगा। जब मैं बहुत ज़्यादा पास में आ चुका हूँ रिंग के, तो रिंग का रेडियस जो है r के कंपैरेटिवली, सॉरी रिंग का जो रेडियस है वो r के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। जब मैं और स्क्वायर करूँगा तो ये जो वैल्यू है ये और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। जब नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन, यहाँ पर करेंगे आर स्क्वायर, इसको तो हमने खत्म कर दिया तो 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो ये हो जाएगा के क्यू एक्स बाय आर। ये क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय
आर क्यूब। आर फिक्स है, के की फिक्स है और क्यू फिक्स है। अब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग पोजीशन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो कितना कैसे कैसे वेरी करेगा। तो ये यहां पर मैंने देखा कि जब चार्ज पास में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब आप रिंग के पास में होते हो। बट अगर आप रिंग से दूर जाते हो, फार अवे फ्रॉम द रिंग, जब आप रिंग से बहुत ज्यादा दूर होते हो, इसका मतलब कि जो x का वैल्यू है वो r से बड़ा होता है। कि भाई अब मैंने क्या ले लिया, मैंने x यहां ले लिया, तो उसके कंपैरेटिवली, इस x के कंपैरेटिवली r का वैल्यू छोटा है। और यहां पर अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो r का वैल्यू और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसको ऑलमोस्ट हम कितना ले लेंगे, 0। तो जब 0 ले लेंगे तो भाई अब यहाँ से आर स्क्वायर खत्म हो गया, ये हो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 फिर से कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा, ई नेट। ई नेट विल बी के क्यू एक्स बाय एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर देखो एक एक्स कैंसिल होता है और हमारे पास आता है ई नेट इक्वल्स टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अब ये कितना है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये के भी फिक्स है, क्यू भी फिक्स है, तो यहाँ से जो ई नेट बन रहा है वो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही मेरी बात। अगर हम बहुत ज़्यादा पास लेते हैं तो x का वैल्यू बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू रेडियस, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को 0 मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा रिलेशन बनता है के क्यू एक्स बाय आर क्यू। अब अगर हम देखें कि भाई x हमारा वेरी करेगा, अगर मैं एक्सिस पर मूव करूंगा तो यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, ये k q और r तो फिक्स है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बहुत दूर चले जाते हैं, जब x का वैल्यू बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, तब जो आर स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, के क्यू एक्स बाय एक्स क्यू। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो हमारे पास रिलेशन आया के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो ई नेट है वो एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स 0 ले लेता हूँ, मतलब एट सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफ। उसके अलावा जब आप बहुत दूर चले जाते हो, जब x इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ही दूर चले गए भाई साहब, तो जो ई नेट है वो भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो भाई 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 पर ही जा रहा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम होकर फिर वापस नीचे आया होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लेकर जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। फिर उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं सीधा चला जाएगा, क्योंकि ये वापस आ रहा है, वैल्यू फिर डिक्रीज हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो ये जाएगा एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू लेगा एंड देन उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है बात। और यहाँ पर ये अपना आ जाएगा ई का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर हमें मिलेगा ई मैक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, और ये कहाँ पर होगा ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये ग्राफ कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजिंग, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ अपना बनेगा। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ बनकर आएगा। और यहाँ पर ये भी क्या है अपना, ये भी है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अपोजिट डायरेक्शन है ना, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। यहाँ पर अगर मैं चार्ज रखूंगा तो वो क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट में रिपेल करेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए अपना ग्राफ क्या बनेगा, नीचे की तरफ। तो इस तरीके से अपना ग्राफ बनकर आएगा। क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद भाई साहब आपने बोला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, किसी एक x की वैल्यू पर मिलेगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, कहाँ पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बताओ। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना और कहाँ पर होगा, ये दो बातें हमें बतानी है। तो अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है फॉर ई मैक्स, अगर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स कितना रखेंगे हम, 0। फॉर मैक्सिमम वैल्यू डी बाई डी एक्स विल बी 0।
डी ई बाई डी एक्स मतलब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो हमारे पास रिलेशन आया था, सॉरी कहाँ पे, जो अभी लिखा था हमने, क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो के इक्वल रखेंगे। वहां से हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा वो हमें बताएगा कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। वो हमें क्या बताएगा, वही हमें बताएगा कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो आपने ये u बाय v वाले फॉर्म को डिफरेंशिएट किया होगा। ठीक है भाई, कैसे डिफरेंशिएट करना, बड़ा आसान है डिफरेंशिएट करना इसको। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो नीचे वाली टर्म का। ठीक है, वी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, अब ये ऊपर वाला लाट साफ बनना था भाई साहब, मैं तो ऊपर हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, पहले इसी का डिफरेंशिएशन हो गया। लो पहले इसी का डिफरेंशिएशन हो गया तो वी तो ऐसे ही रहा, ये कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये के क्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, इसको अलग ही कर दो इस दिन दुनिया से। ठीक है जी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और पहले ऊपर वाले को ही डिफरेंशिएट कर दो। क्या है हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए x। सो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, इट विल बिकम 1। फिर माइनस, अब x तो ये u वाला ऊपर वाला आ गया, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई ये कितना है, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो कितना होगा 3/2, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन और होगा तो ये हो गया अपना 2x और ये इक्वल्स टू कितना 0। अब देखो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 हो गया, ये इधर जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगी इतनी टर्म। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये x से x मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 बचा यहाँ से, ये वाली टर्म। यहाँ से कितना बचेगा माइनस 3x स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, इसको हम उठाकर इधर ले जाते हैं, ये नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है साहब, अब उसके बाद देखो यहाँ पर 1/2 पावर है, 3/2 पावर है, इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट होगी तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1/2। 3/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आएगा 2/2, 2/2 को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना बच रहा है यहाँ पर बच रहा है सिर्फ 3x स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 2x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2 एंड एक्स विल बी प्लस माइनस आर बाय रूट 2। तो हमारे पास x के दो वैल्यू आए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। एक वैल्यू हुआ हमारे पास ये जो कि है x इज इक्वल टू आर बाय रूट 2 एंड दूसरा वैल्यू जो आया वो है इस पॉइंट पर जो कि है x इज इक्वल टू माइनस आर बाय रूट 2। इन दो पॉइंट पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और कितना मिलेगा वो वैल्यू अगर हमें चाहिए तो अब ये x का वैल्यू आप इस फॉर्मूला में लगा दो तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी देख लेते हैं फटाफट से फाइंड करके। तो ये होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स इज इक्वल टू के क्यू, एक्स का वैल्यू लगाएंगे आर बाय रूट 2 अपॉन में यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू तो आर स्क्वायर प्लस, अब इसका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करो भाई, के क्यू आर बाई ये तो रूट 2 हो गया इनटू यहाँ से ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, ये 2 की पावर कितनी हो गया 1/2, रूट 2 का मतलब 1/2, ऊपर जाएगा 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, जब 2/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2। ठीक है जी, इसको भी सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 2k/r अपॉन में ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा r की पावर 3, एक r से एक r कैंसिल, सो ई मैक्स विल बी 2k³ बाय ये कितना हो गया आर स्क्वायर और ये देखो ये कितना है 3 की पावर 3/2 कितना है 3 की पावर 3/2, तो 3 3 होते हैं 27
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3√3, ये हो जाएगा आपका 3√3। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kq/3√3r²। आ रही है बात समझे? बिल्कुल आएगी। एक बार पूरा वीडियो देखकर फिर अपने आप सॉल्व करना है। एक बार पूरा वीडियो देखो इत्मीनान के साथ, उसके बाद आंख बंद करके बैठना 2 मिनट, रिवाइज करना, फिर उसके बाद अपने आप लिखना पूरा, बिल्कुल हो जाएगा। जहाँ गलती रहे वहाँ पर एक बार देख लेना, फिर उसके बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी डिस्टेंस x पर अलोंग द एक्सिस, दैट विल बी kqx/r² प्लस x²⁵ होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो दूर जाता हुआ, नेगेटिवली चार्ज है तो पास आता हुआ होगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2kq/3√3r² होगा। और कहाँ कहाँ पर मिलेगा, प्लस माइनस r/√2 पर मिलेगा। मतलब रिंग के दोनों साइड पर एक एक पोजीशन पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कि भाई साहब हमें बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कि भाई साहब हमें इस क्वेश्चन में बताइए कि अगर हमारे पास ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका चार्ज Q है और रेडियस R है, तो हमें बताइए इससे r/√3 डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये आपका होमवर्क है, अपने आप कर लेना, कुछ नहीं करना है। x की जगह r/√3 पुट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बहुत ही बढ़िया सा। बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर इधर देखो भाई, क्या है कि फिर से हमारा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास फिर से एक चार्ज रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग है। हम मान लेते हैं इसका टोटल चार्ज Q है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है R। इसके एक्सिस पर यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये कोई चार्ज है जिसका चार्ज है Q, ये कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और इसका मास m है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो QE मैक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन mg है। जो QE मैक्स है, QE मैक्स समझ गए ना, QE चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या है, ये फोर्स हो गया। तो जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो mg से ज़्यादा है। जो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू है वो क्या है, mg से ज़्यादा है। इस रिंग की वजह से इस पार्टिकल पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा उसका वैल्यू इस पार्टिकल के वेट से ज़्यादा है। तो अब हमें बताना क्या है, हमें 2 बातें बतानी है। पहली चीज़ कि कितनी पोजीशन पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, हाउ मैनी पोजीशंस आर पॉसिबल फॉर इक्विलिब्रियम। पहली बात तो कितनी पोजीशन पॉसिबल हैं कि हमें इक्विलिब्रियम मिले, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इक्विलिब्रियम मिल गया, लेट्स से कि भाई x1 और x2 पर हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, चलो पहले इक्विलिब्रियम ही ढूंढ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है सर। तो अब अगर हम देखें, अभी हमने ग्राफ बनाया था, इस रिंग के लिए इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था। अब इसमें देखो, ये अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर ये क्या था, अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। यहाँ पर क्या था, ये अपना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और यही किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब वो कह रहा है ये ज़्यादा है ना, इसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा। भी एक ही जगह ऐसी पोजीशन मिलेगी जहाँ पर ये इसके साथ ये वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि भाई कितनी जगह पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो एक चीज़ देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये mg से ज़्यादा है। इसका मतलब समझो, अगर ये QE मैक्स mg से बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू mg से बड़ी है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा mg से बड़ा होगा। मतलब कि अगर मैं QE और mg
आपस में इक्वल होंगे उस चीज़ की बात करूं, अगर मैं पूछता हूं कि क्यू ई और एम जी कहां पर आपस में इक्वल होंगे, तो भाई इससे नीचे ही इक्वल होंगे, इससे नीचे ही इक्वल होंगे, और जहां पर ये इक्वल होंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है बात? ये तो वैल्यू बड़ा है एम जी से, ये वाला वैल्यू तो एम जी से बड़ा है, इसके वेट से बड़ा है, मतलब इससे छोटी जो वैल्यू होगी क्यू ई वो एम जी के बराबर आ रही होगी, इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितनी ऐसी पोजीशन पॉसिबल है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देखता हूं, तो यहां पर देखो अगर ये ई है यहां पर, तो इस ई के लिए मान लो ये वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसके लिए इक्विलिब्रियम आता है, मतलब क्यू ई एम जी के इक्वल होता है। तो इस ई के लिए एक वैल्यू तुम्हें ये मिलेगी और एक वैल्यू ये मिलेगी, तो मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम दो पोजीशन पर पॉसिबल है। इसको लिख लेता हूं मैं x1 और इसको लिख लेता हूं मैं x2। तो यहां पर इक्विलिब्रियम दो पोजीशंस पर पॉसिबल है। मान लो वो एक पोजीशन यहां पर होती है जो कि यहां से x1 डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से, और दूसरी यहां पर होती है जो कि इसके सेंटर से x2 डिस्टेंस पर है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैंने क्या बोला, मैंने फिर समझा रहा हूं कि क्यू ई मैक्स का जो वैल्यू हो एम जी से बड़ा है, मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम देखता हूं तो इक्विलिब्रियम ये फोर्स है ना, तो इससे कम फोर्स पर इक्विलिब्रियम आएगा। जब कम फोर्स पर आएगा, अगर मैं देखता हूं कि भाई ई इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है मतलब यहां पर मुझे एक्स के दो वैल्यू मिलेंगे। जब एक्स के दो वैल्यू मिलेंगे तो इस पॉइंट पर भी क्यू ई एम जी के इक्वल हो सकता है, इस पॉइंट पर भी क्यू ई एम जी के इक्वल हो सकता है, मतलब हमें दो पोजीशन पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब आप कहोगे साहब अगर हम मास को यहां रख देते तब पॉसिबल है क्या? तो तब तो भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, एम जी खुद नीचे की तरफ रहेगा और क्यू ई भी नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका खुद का वेट एक तो नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, और दूसरा इस पर क्यू ई ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। और कितनी जगह पर पॉसिबल है? दो पोजिशन पर पॉसिबल है। क्लियर है बात? चलो ये बात समझ गए कि भाई दो पोजिशन पर पॉसिबल। अब अगर दो पोजीशन पर पॉसिबल है, कितने पॉसिबिलिटी हैं? टू पोजीशंस, दो पोजीशन पर। अब अगर ये दो पोजीशन पर इक्विलिब्रियम है तो अब तुम्हें बताना है ये जो इक्विलिब्रियम है x1 और x2 पर ये किस टाइप के हैं। तीन टाइप के हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, है ना, हम तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल, ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल में अगर तुम किसी पार्टिकल को उसकी पोजीशन से हल्का सा भी शिफ्ट कराओ तो वो वापस आने की कोशिश करे, है ना, शिफ्ट कराओ तो वापस आने की कोशिश करे अपनी पोजीशन पर, तो वो हो जाएगा स्टेबल। अगर आप उसको डिस्प्लेस कराते हो हल्का सा भी उसकी पोजीशन पे और फिर वो डिस्प्लेस ही हो जाए, शिफ्ट ही कर जाए, उस पोजीशन को छोड़कर भाग जाए, ठीक है, शिफ्ट कराने पर भाग जाए, ऐसे समझो, शिफ्ट कराने पर भाग जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल का मतलब हो गया कि आपने उसको शिफ्ट कराकर जहां छोड़ा बेचारा वहीं रुक गया, ठीक है, शिफ्ट कराकर जहां छोड़ा वहीं रुक गया, शिफ्ट कराकर जहां छोड़ा वहीं रुक गया, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तब वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे समझो इसको कि भाई जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पर अगर ये मैंने बॉल रखा है, ठीक है, और जिस आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने बॉल रखा है तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कराता हूँ हल्का सा भी, तो ये बॉल लुढ़क कर इधर चला जाएगा। अगर इसको मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ तो भी इधर चला जाएगा, वापस आने का कोई चांस नहीं है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर बॉल यहाँ पर रखा है, इसको मैं हल्का सा इधर लेकर गया ऊपर की तरफ और छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इधर मैंने शिफ्ट कराया तो वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो गया? ये अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये बॉल रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने इसको शिफ्ट कराकर यहाँ ले गया, बेचारा यहीं रुक गया, मैंने इसको शिफ्ट कराकर ले यहाँ छोड़ दिया, यहीं रुक गया। तो जिसको शिफ्ट कराया और जहाँ छोड़ा है वहीं रुक जाए तो न्यूट्रल है, शिफ्ट कराकर छोड़ दें तो वो भाग ही जाए वहाँ से तो वो अनस्टेबल है।
शिफ्ट कराया तो वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो हमें यही पहचानना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है कि x1 पर स्टेबल है या x2 पर स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, हमें इक्विलिब्रियम बताना है। तो अब देखो, तो क्या करना है, शिफ्ट कराना और चेक करना है क्या वो वापस आने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर कोशिश कर रहा है तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। तो पहले मैं x1 को चेक करता हूं। पहले मैं किसको चेक कर रहा हूं, x1 पर। पहले मैं x1 पर चेक करता हूं। तो x1 पर चेक करा, चेक करने के लिए क्या कर रहा हूं, चेक करने के लिए मैं जो है इस पॉइंट को यहां से शिफ्ट करा रहा हूं ऊपर की तरफ। यहां से मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करा रहा हूं। जब मैं इसको पकड़कर, ध्यान सुनना, जब मैं इसको पकड़कर ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, दैट मीन्स मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं। अभी तुमने फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KQX बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, या फिर ग्राफ में देखो, ग्राफ से ज्यादा सही समझ में। जब तुम x1 बढ़ा रहे हो, जब ये वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जब ये वैल्यू बढ़ रही है, जब ये वैल्यू बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जब x1 बढ़ता है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जो फोर्स होगा वो भी बढ़ेगा। जब हमने इसको शिफ्ट करा है, दोबारा समझो, जब हम इसको शिफ्ट करा रहे हैं, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है भाई, तो मतलब कि अब जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अभी क्या था, दोबारा समझो, देखो ध्यान से समझो कि अगर Q इक्वल्स टू mg, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर इस पॉइंट पर Q इक्वल्स टू mg है। मैंने क्या करा, मैंने इसको आगे मूव कराया इधर की तरफ। जब मैं मूव करा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जब मैं आगे की तरफ डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ x1, तो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो ये QE बढ़ा। QE जब बढ़ गया, जब QE बढ़ गया mg, तो उतना ही मतलब ये वैल्यू बढ़ गया। जब ये फोर्स बढ़ गया, QE बढ़ गया, और QE का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नेट डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल ऊपर भाग जाएगा। मतलब मैं क्या समझ गया, यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब तुम बोलोगे साहब ऊपर ही शिफ्ट कराए, नीचे कराए, तो नीचे शिफ्ट कराओ। अब जब तुम नीचे शिफ्ट कराओगे तो फिर देखो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के हिसाब से देखो, जब तुम नीचे शिफ्ट करा रहे हो तो अब ये फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब तुम x1 को नीचे शिफ्ट करा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया मतलब mg से भी कम हो गया। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि अब जब हम इसको नीचे शिफ्ट करा रहे हैं तो जो QE है वो mg से कम हो जाता है, और जब mg से कम हो गया तो नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे, तो ये नीचे भाग जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पर हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ये जो पॉइंट x1 है, यहाँ पर हमें कैसा इक्विलिब्रियम मिला, यहाँ पर मिला हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे अब x2 चेक करो फटाफट। जब x2 चेक करते हैं इस पोजीशन पर, और मैं इसको शिफ्ट करा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो देखो जब मैं इसको शिफ्ट करा रहा हूँ मतलब x2 से आगे जा रहा हूँ, मतलब इधर जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। देखो जब तुम इसको ऊपर लेकर जाओगे, x2 के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं, x2 को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा mg से। ये किससे कम हो जाएगा, mg से। अब एक चीज देखो, QE जो है ये ऊपर की तरफ था, ठीक है, और mg किधर की तरफ था, नीचे की तरफ। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे की तरफ। जब मैंने इसको शिफ्ट कराया, यहाँ से शिफ्ट कराकर मैं यहाँ ले गया, तो जो नेट फोर्स इस पर लग रहा है वो नीचे की तरफ, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो जब नेट फोर्स इसको वापस इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स इसमें कैसा इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब बोलो साहब आपने तो ऊपर शिफ्ट कराया, नीचे शिफ्ट कराओ, तो नीचे शिफ्ट करो। जब आप नीचे शिफ्ट करा रहे हो तो देखो, नीचे शिफ्ट करा रहे हो मतलब x2 का वैल्यू कम कर रहे हो। जब x2 का वैल्यू कम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो देखो जरा, जब नीचे शिफ्ट कराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, जब नीचे शिफ्ट कराया, जब हमने x2 का वैल्यू कम किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जब x2 कम किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो जो फोर्स है वो क्या हो गया, वो mg से ज़्यादा हो गया। mg तो किधर था, नीचे की तरफ।
इलेक्ट्रिक फोर्स किधर हो गया, ऊपर की तरफ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब ये वापस इसको किधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था तो इसकी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर हमें कैसा इक्विलिब्रियम मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x2 पर हमें मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और x1 पर मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस इक्विलिब्रियम को भी पहचानना सीखते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क की वजह से कितना होता है उसके सेंटर पर, वो चीज़ हम देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।